हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राहुल चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं बेटा कृषि पर्यवेक्षक के जो आने वाले एग्जाम हैं उसके सिलसिले में। कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, इसके बारे में मैंने काफी बात की आपसे। आज फिर बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक की जो नई वैकेंसी आ गई है, मतलब आने वाली है। परीक्षा की तिथि आ गई है 2025 में जो वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा क्या रहेंगी, पाठ्यक्रम की बात करेंगे, पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और आपको तैयारी कैसे करनी है, किस मोड पे आप तैयारी करोगे तो अपने को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इसकी भी हम बात करेंगे। चलो, सबसे पहले बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। मुख्य चर्चाएं बात होगी आज, सब कुछ बता दूं। उससे पहले बता दूं बेटा आपको मैं, जो कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है। 2025 की वैकेंसी है, उसके लिए नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन भर्ती की जो सूचना है कि एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम की जो तिथि है वो 25 जनवरी 2026 पहले बता चुके हैं कि जो कैलेंडर आया था आरएसएसबी का, उसमें आने वाले 2025-26 की जो वैकेंसियां हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो कृषि पर्यवेक्षक है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 2026 में जनवरी में 25 तारीख को एग्जाम होना है। पहले दे संभावित जो पद हैं वो आपके संख्या हो सकती है 1000 पदों की। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सर हम तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए आपको मैंने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में काफी बार बताया है। शिखर्स इंस्टीट्यूट कोटा का आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शिखर्स द लर्निंग है, वो आपको डाउनलोड करना है। उस कोर्स पे आपको जाना है। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, 30 प्लस मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, पुराने ओल्ड पेपर का सोल्यूशन और ओल्ड पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये तो बात है किसकी, आपको कृषि पर्यवेक्षक के जो कोर्स में मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर कृषि प्रयोग से अगर बढ़ना है, हमें अच्छी तैयारी करनी है, तो अपने पास क्या क्या सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं अपने पास होनी चाहिए कि हम एग्जाम तक आराम से क्रैक कर दें और अपना रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई सिलेबस। किसी भी वैकेंसी का अगर अपने पास सिलेबस नहीं है तो पहला मुद्दा है कि सिलेबस अपने पास होना चाहिए। हाँ सर, सिलेबस होने के बाद अपने पास क्या होना चाहिए, ओवरव्यू। सर ओवरव्यू क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसमें होता क्या है। सिलेबस सभी के पास है लेकिन पढ़ता कोई नहीं, तो सबके पास एक बार अगर गो थ्रू आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली चीज अपने पास सिलेबस की पीडीएफ होनी चाहिए। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है, आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। दूसरी चीज है कि अपने पास जो सिलेबस है उसके कंप्लीट नोट्स होने चाहिए, कंप्लीट नोट्स होने चाहिए। नोट्स का मतलब है कि या तो आपको हैंड राइट हस्तलिखित जो है वो नोट्स हो, या आपके पास पीडीएफ हो, मतलब टाइप किए हुए नोट्स हो। आप किसी बुक को भी कंसीडर कर सकते हो, आप अपने हाथ से, काफी टाइम है, लगभग एग्जाम के 15 महीने हैं, तो आप उसे हाथ से भी लिख सकते हो, हाथ से भी लिख सकते हो। तो आप बुक ले सकते हो या नोट्स लिख सकते हो, जो क्लास में होगा उसको आप लिख सकते हो कहीं भी। तीसरा है ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर का अपने पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि पुराने पेपर कौन कौन से आए हैं, इस वैकेंसी कृषि पर्यवेक्षक के संदर्भ में पहले कितनी एग्जाम हो चुके हैं, उनमें क्या एग्जाम का पैटर्न रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला है मॉडल पेपर। जैसा पेपर हमने पहले दिया है या पहले एग्जाम में आया वैसे ही आपको मॉडल पेपर भी मिलने चाहिए कि ऐसा आने वाले फ्यूचर में एग्जाम में ऐसा आ सकता है। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू। जितने भी आपके पास नोट्स हैं या जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, जैसे मान लो जितने भी सब्जेक्ट होंगे, अपने पास 4 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उनके सबके हर टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए। और उसके पास आपको बस गाइडेंस के लिए होना चाहिए कि सर हम क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सब बताने के लिए भी आपको होना चाहिए। तो गाइडेंस के लिए तो हम है ही, सोचना ही नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में आपको बता दूं मैं पहले, सिलेबस में आपके 3 विषय रहेंगे, 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। पहला जो है आपका वो है हिंदी, जो आपको दिख ही रहा है। दूसरा जो आपका पोर्शन है वो है आपका जीके, और तीसरा जो पोर्शन है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 3 पार्ट डिवाइड है, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। 3 चीजें हैं आपके, लगभग आपके 1, 2 और 3, 5 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है,
पहले सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो पहला जो अपना है वो है भाई हिंदी। पहला जो हिंदी है, टोटल जो प्रश्नों की मैं बात करूं तो टोटल जो आपके पेपर में प्रश्न आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 300 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। 1% जो है आपका 3 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 100 और मार्क्स हो गए कितने 300 नंबर हो गए। अब 300 नंबर में आप जितने प्लस ला सकते हो वो डिपेंड करेगा आपका। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो सिर्फ 15 नंबर का रहेगा। 100 में से आपके 15% जो मार्क्स हैं वो हिंदी के लिए रहेंगे। अब हिंदी में जो टॉपिक है टोटल वो आपके हैं 13 टॉपिक, सॉरी 11 टॉपिक। पहले बात करें तो पहला जो आता है वो आता है संधि। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है आपका संधि। संधि और उससे संबंधित कई ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद भी आपको करना है। कई संधियां होती है, 3 संधियां होती है मुख्य, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। दूसरा आता है उपसर्ग और प्रत्यय। इनके संयोग में शब्द की रचना कैसे होगी, कौन से में उपसर्ग आता है, कौन से प्रत्यय आता है, कैसे आप अलग कर पाओगे, इसके बारे में पढ़ना है आपको। तीसरा है समास। समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समास का विग्रह कैसे करते हैं, सामासिक पद कौन सा होता है, उनका विग्रह कैसे करना है, ये भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है। शब्द युग्म और उनका अर्थ और भेद ये भी पढ़ना है आपको। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने हैं, विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं, शब्द शुद्धि पढ़नी है और अशुद्ध शब्दों में शुद्ध लिखना कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए। वाक्य की शुद्धि, वर्तनी की शुद्धियां होनी चाहिए। वाक्य में कई प्रकार की शुद्धियां होती है, उनमें आपको वर्तनी संबंधित शुद्धियों को छोड़कर वाक्य अन्य व्याकरणिक शुद्धियों का ध्यान रखना है। वर्तनी की ध्यान नहीं रखनी है, बाकी सारी आपको पढ़नी है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड आपको पढ़ना है, एक शब्द। पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक के संबंध में अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द कौन सा होगा। कोई भी ऐसा आपको अंग्रेजी शब्द दिया जाएगा उसके बारे में हिंदी शब्द पूछेगा, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, वो आपको ध्यान, सिर्फ प्रशासनिक शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। मुहावरे और लोकोक्ति आपको ध्यान रखनी है। ये अपना सिलेबस है। हिंदी के सिलेबस में आपकी 11 पॉइंट है। मुहावरे लोकोक्ति है, पारिभाषिक शब्दावली है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म और उनका अर्थ है, समस्त पद है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और संधि है। ये अपने चैप्टर थे। तो ये 13 जो है, सॉरी 11 जो है वो आपके रहेंगे भाई किसमें, हिंदी में। हिंदी के बाद दूसरा पोर्शन आता है जीके का। तो 100 में से जो 100% थे उसमें 15 हमने हिंदी के डिवाइड किए हैं, ये बोर्ड ने पहले डिवाइड किए गए हैं। 25% जो है वो आपके जीके के हैं और रिमेनिंग जो 60% बचेंगे वो रहेंगे एजीके। तो अब हमने 15 प्रश्नों की बात कर ली है, उसके बाद बात करेंगे कि जीके में 25% कहाँ से आएंगे। तो जीके को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। कितने पार्ट में, 3 में। कौन कौन सा, पहला जो पार्ट है वो है भूगोल ज्योग्राफी, दूसरा जो दे रखा है वो है इतिहास और तीसरा है कला और संस्कृति। काफी बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है, उनको तो आराम से पता है कि भूगोल क्या होता है, इतिहास क्या होता है, कला और संस्कृति क्या होती है। लेकिन बता दूं बेटा, राजस्थान में जो पूरा जीके आता है, सामाजिक आता है, उसमें पहला जो है ज्योग्राफी, मतलब उसका जो भौगोलिक संरचना कैसी है, राजस्थान की कैसा दिखाई देता है, कौन सा जिला कहाँ है, क्या स्थिति है, नदियां कहाँ है, नाले कहाँ है, वो सब आता है भूगोल में। इतिहास, पुराने राजा महाराजा कहाँ युद्ध लड़ा करते हैं, मेवाड़ का इतिहास क्या है, मारवाड़ का इतिहास क्या है, वो इसमें आएगा। कला और संस्कृति, राजस्थान में कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, कौन सी कला का संस्कृति रहती है, नृत्य कौन सा है, आभूषण कौन सा है, ये सब आते हैं कला और संस्कृति में। अपनी संस्कृति क्या थी, तो हम पहले बात करते हैं जीके के 25 प्रश्नों की। तो जीके प्रश्न पहला जो अपना प्रश्न स्टार्ट होता है भी, वो स्टार्ट होता है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, पर्वत पढ़ने हैं, नदियां, मरुस्थल और फसलें। ठीक है, ये जो एक लाइन आपको दी हुई है वो है आपकी भूगोल की, ज्योग्राफी। पूरा राजस्थान का भौगोलिक संरचना है, विभाजन कह दिया इसमें, जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें, ये आपका ज्योग्राफी है, मतलब भूगोल वाला पार्ट हो गया। इसमें से आपके अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हर एग्जाम में जैसे देखा गया पुराने 3 से 5% तो ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा कम है, पूछा भी कम जाता है। फिर नाम आता है राजस्थान का इतिहास। इतिहास में सभ्यताएं हैं जिनमें आपके 2 ही सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़। कालीबंगा और आहड़ 2 ही सभ्यता है। एक मैं आपको बता दूं, बेणेश्वर सभ्यता।
इससे भी प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना। अगला है प्रमुख व्यक्तित्व। आपको पढ़ना है भाई महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ना है, सांगा के बारे में पढ़ना है, प्रताप के बारे में, राव जोधा, राव मालदेव, महाराज जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास। उसके बाद जयपुर के महाराजा मान सिंह के बारे में पढ़ना है, मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह और बीकानेर के गंगा सिंह। इन 10 राजाओं की आपको बात करनी है। सिर्फ आपको इतिहास में 10 ही राजा पढ़ने हैं। इसके बाद कालीबंगा आठ सभ्यता पढ़नी है। उसके बाद पढ़ने हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। आपको लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल और खिलाड़ी पढ़ने हैं। ये राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान का उसमें योगदान क्या था और राजस्थान का एकीकरण, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि, पशुपालन क्रियाओं के राजस्थानी शब्दावली। ये पशुपालन वाली क्रिया है तो आप वैसे भी पशुपालन में जो एग्रीकल्चर में है वो पढ़ लोगे। उसके बाद है कृषि, पशुपालन, व्यावसायिक शब्दावली, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अपना मुख्य स्टार्ट होता है कला और संस्कृति, जो तीसरा पोर्शन है वो। इतिहास की बात करूं तो इतिहास के आपके 5 से 7 प्रश्न आते हैं। इसके बाद आता है लोक देवता, लोक देवियां। आप बात करें गोगा जी की, आप बात करें पापू जी की, करणी माता की, तनोट राय माता की, तो ये लोक देवता और लोक देवियां आपको पढ़ना है। संत और संप्रदाय, राजस्थान में मुख्य संत कौन से हैं, उन कौन से संप्रदाय से उनका संबंध। प्रमुख लोक पर्व, मेले कौन से हैं, त्योहार कौन से हैं, पशु मेले कौन से हैं, त्योहार ये पढ़ने। राजस्थानी की लोक कथा कौन सी है, लोक गीत कौन से हैं, राजस्थान के मुख्य नृत्य कौन से हैं, मुहावरे कहावत राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में, फड़ कौन सी है, किसकी फड़ बड़ी है, किसकी छोटी है, नई कौन सी है, लोक देवताओं की फड़ होती है। लोक नाट्यों का आपको ध्यान रखना है। लोक वाद्य यंत्र कौन से होते हैं और पिपेट, कठपुतली जो कलाएं होती है उनके बारे में अपने को पढ़ना है। विभिन्न जातियां और जनजातियां, राजस्थान में कौन कौन सी जातियां जनजातियां हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। आपको पढ़ना है स्त्री और पुरुषों के वस्त्र और आभूषण। राजस्थान में स्त्री और पुरुष अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन से आभूषण, उनके वस्त्र कौन से हैं, नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग अंगों के अलग अलग आभूषण। चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उनकी विभिन्न शैलियां कौन सी है। भित्ति चित्र, दीवारों के चित्र कौन कौन से हैं, कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ किसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसका इतिहास है। प्रस्तरशिल्प शिल्प लिखना, आपको काष्ठ कला, लकड़ी की कला के बारे में जानना है। मृद भांड, मिट्टी के बर्तनों के बारे में। उस्ता कला, जो ऊंट पे की जाती है उस पे। हस्त औजार, हाथों से जो औजार बनाए जाते हैं उनकी बात आपको करनी है। नमदे और गलीचे, जो कपड़े से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, या मैं कह दूं जो बिछाने ओढ़ने के बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं वस्त्र गलीचे, बिछाने के, उनको ध्यान रखना है। स्थापत्य कला की बात करूं तो आपको दुर्ग पढ़ने हैं, महल पढ़ना है, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर, मस्जिद, किले, जो भी है। ये जो हस्तकला है, सॉरी स्थापत्य कला है, इसके बारे में भी आपको बड़ा डिटेल से पढ़ना है, दुर्ग, महल, चित्रों में। इसके बाद है संस्कार और रीति रिवाज। संस्कार का मतलब, रीति रिवाज का मतलब होता है कि जो विवाह पे संस्कार हैं वो कौन कौन से कहते हैं, विवाह के समय कौन से रीति रिवाज रखे जाते हैं, मृत्यु के समय कौन से होते हैं, ये सब आपको डिटेल से ध्यान रखना है। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, अपने धर्म के पर्यटन स्थल कौन से हैं, इतिहास के पर्यटन स्थल कौन से हैं, और घूमने के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, जैसे मैं आपको बता दूं जो उद्यान है उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पर्यटन स्थल जहां घूमा जाता है, जैसे अपने राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये अपना पोर्शन था जीके का। ये एक लाइन भूगोल की है, ये बाकी जो इतिहास की है, और नीचे वाले 7 से 6 से लेकर 14 तक कौन सा है, कला और संस्कृति। भूगोल में मैंने आपको बताया कि 3 से लेकर 5% आपके आ सकते हैं, इतिहास में 5 से 7% आ सकते हैं, और यहाँ जो हो सकते हैं वो आ सकते हैं 10 से लेकर आपको 17-18 तक प्रश्न आते हैं। ठीक है, 10 से लेकर 18, या मैं कह दूं 12, 13 से लेकर आपके 18 तक प्रश्न इसमें से मिल सकते हैं। कला और संस्कृति, मतलब कला और संस्कृति का जो पार्ट रहता है राजस्थान जीके में ज्यादा रहता है। ये तो बात हो गई अपने हिंदी और जीके के 40 प्रश्नों की, दोनों के मिला के 40 आएंगे। और अब तीसरा पोर्शन बचता है आपका एग्रीकल्चर। तो बता दें आपको बेटा, एग्रीकल्चर मैंने शुरू से कर रखा है कि आपको 3 पार्ट है। कृषि जो है 3 भागों में विभाजित। पहला जो भाग है आपका वो है सस्य विज्ञान, दूसरा जो पढ़ेंगे वो है उद्यान विज्ञान, और तीसरा जो है वो है पशुपालन। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन
विज्ञान, सस्य विज्ञान है, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। ठीक है, पहला जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं वो है भाई सस्य विज्ञान। देखो दिख रहा है आपको, सस्य विज्ञान जो होंगे उसके आपके प्रश्न आएंगे 20, फिक्स प्रश्न में दे रखा है। सस्य विज्ञान में आपको पढ़ना है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी, या मैं कह दूं राजस्थान का आपको सामान्य परिचय पढ़ना है कृषि के संदर्भ में। उसके बाद राजस्थान में कृषि कौन सी है, उद्यानिकी, पशुपालन के परिदृश्य का महत्व आपको देखना है। देखो इसमें राजस्थान में कृषि, उद्यानिकी और उनके उत्पादन की मुख्य बाधाएं क्या क्या, उनमें समस्याएं आ रही है उनके बारे में देखेंगे। जैसे मैं एक मुख्य समस्या की बात कर लूं, जैसे सेम समस्या है, ये अपने जो पश्चिमी राजस्थान है या मैं कहूँ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर हनुमानगढ़ की मुख्य समस्या है सेम की समस्या। लवणीय मृदा की समस्याएं हैं, क्षारीय मृदा की समस्या है, अम्लीय मृदाओं की समस्या है। तो मुख्य समस्याएं कृषि और उद्यानिकी में जो आ रही है उनकी बात करेंगे। राजस्थान में जलवायु खंड कितने हैं, मृदा उर्वरता क्या है, उत्पादकता क्या होती है, ये सस्य विज्ञान के पॉइंट है, इनमें बात करेंगे। क्षारीय ऊसर भूमियां, अम्लीय भूमि और इनका प्रबंधन, अम्लीय मृदाएं क्या होती है, क्षारीय मृदाएं क्या होती है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। राजस्थान में मृदाएं जो है वो कितने प्रकार की मृदाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मृदा का क्षरण क्या होता है वो देखेंगे कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है कितने प्रकार जाता है, कैसे उसको रोक सकते हैं। जल एवं मृदा के संरक्षण की बात करेंगे, उनके तरीकों की बात करेंगे, उनके प्रकार कौन से हैं। पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन से, आपको पता है कि आर्नोल्ड ने पौधों के लिए आवश्यक 16 तत्व बताए थे, वर्तमान में कितने हैं, 17 पोषक तत्व है आवश्यक जो है। उनकी उपलब्धता किससे होती है, कौन उनके स्रोत है, और राजस्थानी भाषा में परंपरागत सस्य क्रियाओं की शब्दावली, राजस्थान भाषा में कौन कौन सस्य क्रियाएं की जाती है, उनकी शब्दावली क्या क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे जीवांश खादों का महत्व, जो कार्बनिक खाद्य हैं उनकी बात करेंगे, कार्बनिक खादों के प्रकार क्या है, कार्बनिक खाद्य बनाने की विधि कौन सी है। फिर बात करेंगे अकार्बनिक की, नत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक क्या होते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसी में उर्वरकों में एकल उर्वरक क्या होता है, मिश्रित किसे कहेंगे, यौगिक उर्वरक किसे कहेंगे, उनका प्रयोग कैसे करना है, उर्वरकों की पूरी बात करेंगे। पहले बात करेंगे पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों के बाद जीवांश खादों की, जीवांश खादों के बाद उर्वरकों की, और उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है। फसलोत्पादन के संदर्भ में सिंचाई का महत्व, सिंचाई क्या होती है, क्यों की जाती है, सिंचाई के स्रोत कौन से हैं, फसलों की जलमांग क्या होती है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जलमांग को, और सिंचाई की विधियां कौन सी है। मुख्यतः अपने को ध्यान रखना है फव्वारा विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि और रेनगन विधि। सिंचाई की आवश्यकताएं क्यों पड़ती है, कौन से समय सिंचाई करनी चाहिए, कितनी मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए, और जल निकास और इसका विधियां, जल निकास, ज्यादा पानी अगर खेत में हो जाता है तो उसको बाहर कैसे निकालना है, उसके तरीकों के बारे में बात करेंगे, उससे नुकसान क्या होता है वो भी बात करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई के संबंध शब्दावली, पहले जो सिंचाई करते थे परंपरागत तरीके से उनके लिए मुख्य शब्दावली के बारे में बात करेंगे। मृदा परीक्षण एवं समस्यागत मृदाओं का सुधार, समस्यागत मृदाओं का मतलब लवणीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं, अम्लीय मृदाएं, ये समस्यागत मृदा, इनका सुधार कैसे करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है साइलेज, हे और चारा संरक्षण। साइलेज आपको कैसे बनाना है, किससे बनता है, हे कैसे बनता है, किससे बनता है, कितनी नमी होती है, और आप चारे का संरक्षण कैसे कर सकते हो। इसके बाद नाम आता है खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, वर्गीकरण कैसे करना है, किस आधार पर करना है, खरपतवारों से अपने को नुकसान क्या है, फायदे क्या है, इनको नियंत्रित करने की विधियां अपने को ध्यान रखनी है। और राष्ट्र में मुख्य फसलों में लगने वाले खरपतवार, जैसे अपने यहाँ की मुख्य फसल बाजरा है तो बाजरा में कौन सा खरपतवार लगता है, ये अपने को ध्यान रखना है। रोटी, गेहूं में कौन सा खरपतवार लगता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो भी मुख्य फसलें हैं उनमें लगने वाले मुख्य खरपतवारों के बारे में पढ़े, उनके साथ उनका कंट्रोल, नियंत्रण कैसे करना है। तो नासी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण कैसे करोगे। खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली क्या है, कौन से खरपतवार को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना है, उनके बारे में बात करेंगे। निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, जो भी हम फसलें नीचे दे रखे हैं अभी बताई जाएगी, उनके लिए जलवायु पढ़नी है आपको, मृदा पढ़नी है, खेत की तैयारी पढ़नी है, किसमें कौन कौन सी है, उनका बीजोपचार कैसे करोगे, उनकी बीज दर क्या होगी, बुआई का समय क्या है, उनमें उर्वरक कितना डालोगे, सिंचाई कब कैसे और कितनी करनी है, उनमें अंतराशय से निराई गुड़ाई कैसे करोगे, पौध का संरक्षण, कीट रोग और कायिक विकार, दैहिक विकार, उनसे कैसे बचाना है, कटाई कब करोगे, मंडाई कब करनी, उनका भंडारण कब करना है, और उनमें कौन सा फसल चक्र अपनाना चाहिए, उनके बारे में अपने डिटेल से
पढ़ना है। मुख्य फसलों में एक नाम आता है अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें राजस्थान में या भारत में तो मुख्यतः 6 फसलें, गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मक्का और चावल। देखो पहली फसल मक्का दे रखी है, जवार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ, मुख्यतः अपने 6 फसलें हैं जो आपको डिटेल से पढ़नी है। इनके संदर्भ में पढ़ना क्या है, उनकी जलवायु कौन, सामान्य परिचय तो पढ़ना ही है, वैज्ञानिक नाम कुल वगैरह, तो जलवायु पढ़नी है, मृदा खेत की तैयारी कैसे करनी है, किसमें कौन सी है, ये सारे जो पॉइंट है इनके संदर्भ में आपको पढ़ना है। दलहनी फसलें, दलहन में से मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोठ, चना और मटर, मतलब रबी और खरीफ दोनों की आपको दलहनी फसलें पढ़नी है। तिलहन फसलें, तिलहन फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा आपको पढ़ना है। रेशे वाली फसलों में एक मुख्य फसल है कपास, जो कपास का दाना कैसे सफेद सोना करते हैं। चारे वाली फसलों में आपको बरसिम, रिजका और जई के बारे में पढ़ना है। मसाले वाली फसलों में सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया, 4 मुख्य मसाले वाली फसलें पढ़नी है। नकदी फसलों की बात करूं, गंवार और गन्ना आपको पढ़ना है। उत्तम बीज पढ़ना है आपको। बीज क्या होता है, अच्छा बीज होता है उसे उत्तम बीज कहते हैं, वो क्या होता है, उसके गुण कौन से होते हैं, बीज का अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण को कौन प्रभावित कर सकता है, बीजों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। मूल केंद्रक बीज क्या होता है, प्रजनक बीज क्या होता है, आधार बीज क्या होता है, प्रमाणित बीज क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है शुष्क खेती किसे कहते हैं, शुष्क खेती कहाँ करनी चाहिए, किन क्षेत्रों में होती है, उसके बारे में, शुष्क कृषि कहाँ होगी, कितनी वर्षा होनी चाहिए, शुष्क कृषि का महत्व क्या है, शुष्क खेती की तकनीकी क्या है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, मिश्रित फसल क्या होती है, इसके प्रकार और महत्व आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र पढ़ना है, फसल चक्र का महत्व क्या है और फसल चक्र कौन से सिद्धांतों पर आधारित होता है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं, आजादी के बाद से लेकर 2026 तक आपको सारी की सारी योजनाएं पड़ेगी। कृषि से संबंधित कौन सी योजनाएं कब चालू हुई थी, पंचवर्षीय योजना में कृषि के बारे में क्या कहा गया था, पशुपालन के बारे में क्या कहा था, उद्यान विज्ञान के बारे में क्या कहा गया था, कौन सी योजनाएं चालू की गई, वो सारी योजनाएं आपको पढ़नी है। अनाज एवं बीज का भंडारण आपको कैसे करना है, ये भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक जो आपके 2 पेज थे, हमने शुरुआत की थी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से लेकर सस्य विज्ञान में अंतिम अनाज और बीजों का भंडारण तक। यहां तक आपके 20 प्रश्न आएंगे और जहां तक उम्मीद है 20 में से 20 आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे और आपको करना है। अगला है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान के भी आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। अब उद्यान विज्ञान में सिलेबस क्या है सर, तो देखो बेटा, उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व है। उद्यान विज्ञान में अपने 4 चीजें मुख्य पढ़ी जाती है। कौन कौन सी, आपके फल उद्यान विज्ञान में आते हैं, सब्जी आती है, पुष्प आते हैं और औषधि आती है। मुख्यतः इन चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें से दिया हुआ है फलों और सब्जियों का महत्व, फलों और सब्जी क्या काम में आते हैं, मानव जीवन में क्या योग है, इनसे अपने को न्यूट्रेंट वगैरह कौन कौन से मिलते हैं, क्या होता है इनमें, वर्तमान में फलों और सब्जियों की क्या स्थिति है, कौन सा देश आगे है, कौन सा राज्य आगे है, राजस्थान में कौन सा जिला फल उत्पादन सब्जी उत्पादन ज्यादा कर रहा है, कौन से जिले में कौन सी सब्जी का स्थान पहले नंबर पर आता है, भविष्य आने वाले समय में सब्जियों का भविष्य है या नहीं है, फल विज्ञान का भविष्य है या नहीं है, ये बात करेंगे। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, अब फल वृक्ष लगाने के लिए नर्सरी तैयार करनी है, उनके बारे में बात करेंगे। पादप प्रवर्धन क्या होता है, पौध रोपण कैसे करोगे, फलोद्यान के स्थान का चुनाव, मतलब उनका प्रबंधन पढ़ना, स्थान का चुनाव कैसे करोगे, योजना क्या है, उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन की विधियां, लगभग आपकी 6 विधियां हैं, वो 6 की 6 विधियां आपको पढ़नी पड़ेगी। पाला क्या होता है, लू क्या होती है, एफ्लन समस्या, मौसम का विपरीत प्रभाव क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। परिस्थितियां, उनका समाधान क्या करना है, पाला लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, लू की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, एफ्लन की समस्या होती है तब आपको क्या करना चाहिए। फलोद्यान की विभिन्न पादपवर्ती नियंत्रणों का प्रयोग, अब फलोद्यान करना है तो पादपवर्ती नियंत्रणों का उपयोग करना पड़ेगा, उनका प्रयोग कैसा करना है, कब करते हैं, फूलों के लिए कौन सा रहता है, फलों की आकार बढ़ाने के लिए, फलों की संख्या बढ़ाने के लिए, फलों को पकाने के लिए कौन सा आपको हार्मोन चाहिए, उसके बारे में डिटेल से पढ़नी है। सब्जी उद्यान की विधियां, सब्जी उत्पादन की नर्सरी प्रबंधन आपको पढ़ना है। सब्जी उत्पादन की विधियां, कौन से तरीके से सब्जी उत्पादन, जैसे मैं कह दूं वेजिटेबल फोर्सिंग, ट्रक गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग, ये सब आपको पढ़ता है। तैरते हुए सब्जी उद्यान, तो ये उनकी विधियां हो गई। सब्जी उत्पादन में नर्सरी, कैसे आप नर्सरी लगाओगे, नर्सरी के बाद छोटे पौधों को खेत में लगाओगे। राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन की विधियां, जीवांश, खाद्य उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट, रोग और उनका भंडारण, इनके बारे में पढ़ना। किसका पढ़ना है, आम का पढ़ना है आपको, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर और लहसुआ बीज,
ये जो मुख्य 10 फल हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से उनका पढ़ना है। जलवायु, मृदा उन्नत, प्रवर्धन, सिंचाई, कटाई, उपज, कीट और रोग, इनके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आगे सब्जियां, तो टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली और पालक, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा और भी काफी सब्जियां, वो भी आपको पढ़नी है। फलें और सब्जी संरक्षण, अब फल और सब्जियां पढ़ लेंगे, हमने खेती भी कर ली, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? उनको तोड़ने के बाद, जैसे फल टूटते हैं तो सारे एक साथ टूटते हैं। जैसे आम की बात करूं तो आम मई जून में आते हैं और जून में बरसात खत्म होते हैं, आम खत्म होते हैं, तो आम सारे एक साथ नहीं खाए जा सकते। कोई भी फल और सब्जियां एक साथ खाई नहीं जाती। जैसे गेहूं है, हम रख लेते हैं तो खराब नहीं होते हैं, आम को हम रख नहीं सकते, खराब हो जाते हैं। तो इनको खराब नहीं होना देना क्या कहलाता है? परिरक्षण। उसका क्यों नहीं होने देना है? क्योंकि आगे भविष्य में यूज करना है, उपयोग करना है। वर्तमान स्थिति क्या है इस फल परिरक्षण की? उनका भविष्य क्या है? भविष्य में कितने फलों का परिरक्षण करेंगे, वर्तमान में कितने कर पा रहे हैं? फल परिरक्षण के सिद्धांत, कौन से सिद्धांतों फलों को हम अच्छे तरीके से भविष्य में यूज के लिए रख सकते हैं? उनकी विधियां, उनमें डिब्बाबंदी, फलों को सुखाना, उनको निर्जलीकरण करना, तकनीक, राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां, कौन कौन से तरीके थे, फल पाक क्या होता है, जेम जेली क्या होता है, कैंडी क्या है, शरबत, पानक आदि के बारे में आपको कैसे बनाना है, किस फल से बनते हैं, डिटेल से आपको पढ़ना है। अगला आता है औषधीय पौधे, जैसे मैंने कहा था पहले औषधीय पादप पढ़ने हैं। उसके बाद फूलों की खेती, राजस्थान के संदर्भ में औषधीय पादप और फूलों के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, इनका राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है आपको कि राजस्थान में कहाँ उत्पादन होता है और भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। राजस्थान के संदर्भ में उद्यानिकी की महत्वपूर्ण योजनाएं, मैंने पहले भी कहा था जब सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे कि राजस्थान के संदर्भ में सस्य विज्ञान कौन सी योजनाएं, सस्य विज्ञान की योजनाएं, आपको उद्यान विज्ञान की योजनाएं पढ़ेंगे। तो इन सब में से आपको कितने परसेंट मिलेंगे? 20% देखने को मिलेंगे। अगला जो पार्ट आता है, हमने पहले 15% काउंट किए थे हिंदी के लिए, 25% काउंट किए थे जीके के लिए, और हिंदी और जीके के जो पर्सन हो गए वो हो गए 40, और रिमेनिंग जो 60% लिए थे वो लिए थे 20 सस्य विज्ञान के, 20% लिए थे आपने उद्यान विज्ञान के, और 20 पशुपालन के। टोटल मिला के आपने पर्सन कितने हो गए? 60 और 40 100। तो तीसरा जो पोर्शन पड़ा एग्रीकल्चर का 60% में वो है पशुपालन, 20 नंबर के लिए। अब पशुपालन में क्या पढ़ना है? पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है, मतलब कृषि में पशुओं का क्या योगदान है, और पशु कृषि से जो उत्पाद प्राप्त है उसको पशुओं का उपयोग, और पशुओं से जो उत्पाद मिलता है उसका कृषि में क्या उपयोग है। पशु का दूध उत्पादन में महत्व और उनका प्रबंधन, निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, जो नस्लें दी हुई है उनके बारे में उनकी विशेषताएं पढ़नी है। उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान और उनका सामान्य परिचय, कौन सी नस्ल है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका उत्पादन कितना है। तो पहले पढ़नी है आपको गाय की नस्लें। गाय में फेमस है गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणा और मेवाती, इन नस्लों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। भैंस की नस्लों में मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और महसाना। बकरी की बात करें तो जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल और टोगनबर्ग, इन नस्लों के बारे में पढ़ना है। भेड़ की बात करें तो मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कलाकुल, जैसलमेरी, अविकालीन और अविवस्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। ऊंट का पूरा प्रबंधन पढ़ना है। ऊंट प्रबंधन, ऊंट की नस्लें कितनी हैं, कहाँ कौन सी नस्ल पाई जाती है, राजस्थान में कितनी नस्लें, भारत में कौन सी, उनसे संबंध में उसका आहार क्या है, उत्पादन क्या है, प्रजनन कैसे होता है, और पशुओं की आयु गणना, पशुओं की गणना आयु की कैसे की जाती है। सामान्य पशुओं से संबंधित औषधियां कितने प्रकार की होती है, उनका उपयोग कैसे करते हैं, कितनी मात्रा को प्रयोग करना चाहिए, कहाँ प्रयोग करना चाहिए, ये आपको औषधियों के बारे में पढ़ना है। जैसे जीवाणुरोधक आती है फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, लाइसोल के बारे में पढ़ना आपको। विरेचक जो औषधि होती है दस्तावेज होती होंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल आपको पढ़ना है। उत्तेजक एल्कोहल, कपूर, फिनाइल, इनके बारे में पढ़ना है। कर्मीनाशक नीलात होता है फिनोविक्स के बारे में पढ़ना है। मालिश करने वाले मर्दन तेल की बात करें तो तारपिंगम, मर्दन तेल का मतलब होता है पशुओं के ऊपर मसाज करना, त्वचा पर मसाज करना, उनमें तारपिंग का तेल पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियां, राजस्थान में पशुओं के कौन कौन सी बीमारियां होती है, उनके लक्षण क्या है और उनका उपचार आपको कैसे करना है। सभी बीमारी, मुख्य बीमारियों की बात करूं तो पशु प्लेग, खुरपका, मुंह पका, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनैला रोग, दुग्ध जवर, रानीखेत। फिर बात है मुर्गियों की, रानीखेत, मुर्गियों का चेचक और मुर्गियों में खूनी पेचिश, सभी के बारे में बात करनी। फिर आपको पढ़ना है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एवं खीर का संगठन पढ़ना है आपको। स्वच्छ दूध उत्पादन पढ़ना है। दुग्ध का परिरक्षण कैसे करना है, दुग्ध परीक्षण, दूध को जांच कैसे करनी है, टेस्ट कैसे करना है, उसकी गुणवत्ता और दूध में वसा को ज्ञात करने का तरीका। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, अम्लता का परीक्षण कैसे करते हैं, क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं, उसकी विधियां,
यंत्र कौन से हैं उनके बारे में। उसके बाद आपको पढ़ना है दही क्या होता है, पनीर क्या होता है, घी कैसे बनता है, इन सब के बनने की विधियां, इनमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। उसके बाद पढ़ना है दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई, डेयरी के जो बर्तन होते हैं उनको कैसे साफ करना है, अगर घी वाले बर्तन तो उनको साफ कैसे करना है, कौन कौन से रसायन काम में, जीवाणु रहित करना, जीवाणु रहित कैसे करोगे, और राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन की क्रियाएं, गतिविधियां और उनके संदर्भ में शब्दावली। उसके साथ ही पढ़ लेंगे इनमें कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान में पशुपालन से संबंधित 1950 से लेकर अब तक चल रही है उनके बारे में बात करेंगे। ये तो बात होगी अपने सिलेबस की। हमने शुरुआत की थी भाई पहले पॉइंट से कि अपने को पाठ्यक्रम क्या है, क्या रहना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे वैकेंसी कितनी आ सकती है, कब आई है। उसके बाद मुख्य बिंदुओं पर चर्चाएं कर रहे थे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के सिलेक्शन के लिए कौन से बिंदु। तो पहला पॉइंट था अपना सिलेबस। तो अपने सिलेबस की बात कर ली कि क्या क्या सिलेबस आएगा। अब मैं बता दूं आपके पास अगर सिलेबस नहीं है बेटा, सिलेबस आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। सर सिलेबस नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा, सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर सिलेबस नहीं है कोई बात नहीं, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है शिखर द लर्निंग ऐप। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सीधा टाइप करना है शिखर द लर्निंग ऐप। ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीधा आपको डैशबोर्ड दिखेगा, उस पर आपको एक पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा सिलेबस। आपको ई नोट्स मिल जाएगा, नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पे जाना है। उसमें आपको सिलेबस मिलेगा, जिस भी वैकेंसी का आपको सिलेबस चाहिए वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कृषि प्रयोगशक 2025 का आपको सिलेबस वहां मिल जाएगा, वहां से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। अब दूसरा बिंदु है अपना कि सर सिलेबस अपने देख लिया, काफी चीजें पढ़नी पड़ी, काफी हमें पता भी है, काफी नई चीजें भी है, तो उस सिलेबस में जो जो पॉइंट है, जो जो सब्जेक्ट है उनके नोट्स होने चाहिए। तो सर नोट्स कहाँ से लें, तो बात करेंगे भाई नोट्सों की। नोट्स के लिए आपको मैंने बता दिया कि अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, 15% आएंगे, 11 टॉपिक। तो आपको इसके नोट्स के लिए क्लास में जो पढ़ाएंगे वो तो है ही, इसके नोट्स के लिए भी आपको क्या करना है, ये आपको जो ऐप दिख रहा है शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये वाला डैशबोर्ड उसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक में जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा, बॉक्स लिखा डॉक्यूमेंट्स और ई बुक, इसमें जाओगे। इसमें जाने के बाद आपको हर सब्जेक्ट का, आप कृषि प्रयोगशाला का देखोगे तो कृषि प्रयोगशाला का, हिंदी का, जीके का, एग्रीकल्चर के सभी के नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। 1 लाइन क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम था अपना कि नोट्स के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। एक और चीज, नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, टेंशन लेनी ही नहीं है। तो यहाँ आप जाके ऐप से डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहां से नोट से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट निकलवा लेना, पहली चीज आपके लिए होगी। आपको हिंदी के नोट्स चाहिए थे, हिंदी के मिल गए। आपको जीके के तीनों पोर्शन, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, आर्ट और कल्चर, तीनों के नोट्स मिल जाएंगे। तीनों से मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे। ये नोट्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे, भूगोल का अलग मिल जाएगा, इतिहास का अलग मिल जाएगा, कला और संस्कृति का मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको वो भी डाउनलोड करना है। तीसरा पोर्शन रहता है आपका कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के 3 पार्ट हैं, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और आपका पशुपालन। तीनों के ही नोट्स आपको इसी डॉक्यूमेंट्स ई बुक में मिल जाएंगे। वहां जाना है, कुछ भी नहीं करना, रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करके आप वहां से अपने नोट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज ये तो आपके उन बच्चों के लिए जो एग्जाम नहीं दे, जो नोट्स नहीं है उनके पास अभी। उसके बाद सर हमारे पास नोट्स से कुछ तो है लेकिन हमें और अच्छे नोट्स पढ़ने हैं। तो नोट्स पढ़ने के लिए बेटा आपको क्लास लेनी पड़ेगी। आप कहीं भी राजस्थान में ऑफलाइन कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, फ्री नोट्स तो है ही।
अब नोट्स के लिए क्या करना है, मैंने बता दिया पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रॉपर क्लास चाहिए। क्लास के दो मोड है अपने पास, आप चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं या आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी आप अपने नजदीकी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में कोटा आके पढ़ सकते हैं। अब ऑफलाइन में जो क्लासें होगी उसको आप कॉपी में लिखोगे, वो आपके नोट्स हैं। ऑनलाइन में रेगुलर आपकी क्लासें होगी, दो बैच चलते हैं। पहला जो बैच है वो लाइव चलता है और दूसरा जो बैच है वो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड बैच में सारी की सारी क्लासें अपलोड है, आपकी हिंदी की भी है, जीके की भी है, एग्रीकल्चर की भी है। तो आप वहां से जब चाहे टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक है, यहाँ इसके लिए क्या करना है, आपको इस कोर्स में जाना है। कोर्स में जाने के बाद अलग अलग आपको ब्रांचेज मिलेगी, जैसे आरएसएसबी, तो आपको आरएसएसबी में जाना है और स्क्रॉल करके देखना कि आपका कृषि प्रयोगशाला का कोर्स कहाँ पर है। तो कृषि प्रयोगशाला कोर्स पे जाओगे रिकॉर्डेड पे, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल से एक बार देखोगे पता चल जाएगा। दूसरा बैच आपका लाइव बैच रहेगा, इसमें रेगुलर आपकी क्लासें रहेगी सभी सब्जेक्ट की और आपको कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो आप जैसे जैसे क्लासे हो आप अपना लिखते रहें और क्लासों के बाद वही क्लासें आपको रिकॉर्ड में भी मिल जाएगी। तो ये बात हो गई नोट्सों की। नोट्सों के बाद अपना टारगेट रहता है कि सर अपने पास मटेरियल भी है, मटेरियल भी है। इसके बाद अपने को क्या करना है कि सर पुराने थोड़े पेपर हो तो अपना सही हो जाए। पेपर कैसे, मतलब इससे पहले 2025 से पहले अपनी जो वैकेंसी है वो 2025 में आएगी, 26 में उसका एग्जाम है, 26 में उसका एग्जाम है। इससे पहले 2012 से जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है, 12 में वैकेंसी आई थी, 13 में वैकेंसी आई थी, 15 में आई थी, 18 में आई थी, 21 में आई थी और 23 में। आपके पास 12 से लेकर 2023 तक की सभी कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसियां हैं उसके पेपर होने चाहिए। तो सर इन पेपर के लिए क्या करें, वही सेम फॉर्मूला, आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप पर जाके वही ई बुक में ओल्ड पेपर ढूंढोगे, मिल जाएगा। फिर भी किसी को बच्चे को नहीं मिलता है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पे आप मैसेज करना, कॉल कर लेना, आपको बता जाएगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद सर क्या यही पेपर हुए थे, इसके बाद पेपर होने की बात बता दूं बेटा, इसके बाद कृषि विश्वविद्यालय जो है, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटियां हैं। मैं बात करूं SKN जोबनेर की, MPUAT उदयपुर की, SKRAU बीकानेर की, AU कोटा और AU जोधपुर। ये राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटियां हैं। इन पांचों यूनिवर्सिटी में 2-2 बार, मतलब इनके कुल मिला के 10 जो हैं वो पेपर हुए। इनमें भी कृषि पर्यवेक्षक, इनमें भी कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आती है। यूनिवर्सिटी में कृषि पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर है वो अलग से आते हैं, इनमें भी वैकेंसी आती है। इनके भी 10 पेपर हुए हैं, तो 10 ये हो गए, 6 पेपर ये हो गए। आपके कुल मिला के जो ओल्ड पेपर हैं वो 16 ओल्ड पेपर हैं। उन ओल्ड पेपर की आपको पीडीएफ आपको होनी चाहिए, टॉपिक वाइज उनमें कौन कौन से पर्सन कहाँ से आए हुए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये बात हो गई ओल्ड पेपर की। ये बात डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है या आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगला सर मॉडल पेपर, तो बेटा जो वैकेंसी आई है कृषि पर्यवेक्षक की वो आपको पता है 2026 में एग्जाम होगा। इसके लिए मॉडल पेपर, तो हमने इसके लिए 30+ मॉडल पेपर तैयार कर रखे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड के बाद आपको टेस्ट सीरीज पे जाना है और टेस्ट सीरीज पे जाके आपको वहां पर कृषि पर्यवेक्षक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज में हर 15 दिन से आपको टेस्ट मिलता रहेगा और एग्जाम से पहले आपको 30+1 तो रेमो है, लेकिन 30+ आपको लगभग 40 के आसपास आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। 30+31 लिखा हुआ है, 50+ आपको 50 के आसपास आपको पेपर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। एग्जाम की डेट आपको पता ही है, उसके साथ साथ आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। चलो उसके बाद एक सर
कुछ बच्चों का रहता है कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो करनी है, टेस्ट देना तो है, लेकिन अपनी पूरी तैयारी नहीं होती। पूरी तैयारी का मतलब हमने एक टॉपिक पढ़ाया है, 2 टॉपिक पढ़ा है, तो उसका पेपर साथ हो जाए, तो इसके लिए भी है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको ऐप पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, इसके लिए भी आपको कृषि प्रयोगशाला का वही कोर्स ऐप डाउनलोड करना है, शिखर द लर्निंग ऐप, वही टेस्ट सीरीज पे जाना है। वहां आपको दिखेगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कृषि प्रयोगशाला, उसमें हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है वो है, जीके की जो टेस्ट सीरीज है वो है, और कृषि विज्ञान की टेस्ट सीरीज है। इसमें मुख्यतः मैं कह दूं लगभग 40 टेस्ट पेपर है, लगभग 40%। जैसे हिंदी है, हिंदी के 10 से 11 टेस्ट पेपर है, लेकिन टॉपिक वाइज आपने अगर संधि पढ़ी हुई है तो संधि का अलग से टेस्ट डाला गया, उस पर लिखा हुआ है संधि। अगर समाज पढ़ लिया है तो आप समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट दे सकते हो। जीके में आपने महाराणा प्रताप या राजवंश पढ़ लिया है तो राजवंश का अलग टेस्ट, राजवंश में मारवाड़ का अलग दे रखा है, मेवाड़ का अलग दे रखा है, जयपुर का अलग दे रखा है। एग्रीकल्चर में भी कृषि विज्ञान में है, सस्य विज्ञान का अलग है, उद्यान विज्ञान के अलग है, पशुपालन के अलग है। पशुपालन में भी नस्लों के अलग है, गाय की नस्लों के अलग है, भैंस की नस्लों के अलग है, ऊंट की नस्लों के अलग है, सभी के बारे में। दूध का अलग टेस्ट पेपर होगा आपको, मुर्गी पालन का अलग टेस्ट पेपर मिलेगा। सब्जी विज्ञान की बात करूं मैं तो सब्जी विज्ञान की सब्जियों का अलग टेस्ट आपको मिलेगा, फलों का अलग टेस्ट, फल परिरक्षण का अलग मिलेगा, पुष्पों का अलग मिलेगा, औषधि पादपों का अलग टेस्ट मिलेगा आपको। इसके बाद सामान्य परिचय की बात करूं तो एग्रोनॉमिक फसलों का आपको टेस्ट अलग मिलेगा, फसलों में भी धान्य फसलों का अलग मिलेगा, दलहन फसलों का आपको अलग मिलेगा, औषधीय फसलों का आपको सबका अलग अलग टेस्ट वाइज, टॉपिक वाइज भी आप जैसा टॉपिक है वो पढ़ के आप टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगला रहता है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। मैंने बताया थी हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज चाहिए, तो ऑनलाइन भी हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। जैसे आप देखोगे उधर टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे भी अपने प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर कृषि प्रयोगशाला के संदर्भ में खूब सारी क्लासें हैं। खरपतवार की अलग क्लासें दे रखी है, फलों की अलग है, सब्जियों की अलग है, पुष्पों की अलग है, सभी चीज की अपने जितने भी टॉपिक आते हैं उनकी सबकी क्लासें, जीके की दे रखी है, हिंदी की दे रखी है, आप वहां से टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखते हो। और इसके बाद अगर आपको फिर भी पीडीएफ चाहिए हर टेस्ट की या टॉपिक वाइज की, तो आप 9785751505 इस नंबर पर मैसेज करोगे, आपको जिस टॉपिक के टेस्ट चाहिए वो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको हम दे ही रहे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं। उसके बाद आपको गाइडेंस, अब हर टॉपिक पढ़ोगे तो हर टॉपिक के बाद है कुछ प्रश्नों में डाउट रहता है टॉपिक के बारे में, बीच बीच में ख्याल आता रहता है कि सर वैकेंसी कब आएगी, कितने पद आएंगे, इतने पदों में हमारा होगा कि नहीं होगा, कितने बच्चे एग्जाम देंगे, बार बार सवाल उठते रहते हैं मन में। तो उन सवालों को उठने के लिए, अपने को बताने के लिए, सॉल्यूशन के लिए कोई गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के लिए मैं आपको हर वक्त आपके साथ हूँ। ऑनलाइन मेरी क्लास होती रहती है, ऑफलाइन में आपको भी मिलता हूँ। नंबर है, आप ऑफिस में नंबर करके बता देना, मैं आपसे बात कर लूंगा, ऑफिस में आप बता दोगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, गाइडेंस में जो भी चीज चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी आपको लग रहा है कि सर ऑनलाइन ऑफलाइन में से कहाँ ज्वाइन करें, तो बेटा जब भी आपको मोड अच्छा लगे ऑनलाइन ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप कोटा आ सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो ऑनलाइन में आप शिखर द लर्निंग ऐप जो है, ऐप है अपना, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर जाके। आपको वहां से इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बाद आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, और उसके बाद ओपन करके, इसको ओपन करने के बाद आप अपने को कोर्स पे जाओगे और कोर्स आप परचेज कर लोगे। परचेज के बाद आपको डेली लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड बैच करोगे तो आपको रिकॉर्डेड बैच में सभी क्लास आपको मिल जाएगी। सर ठीक है, हमने ऐप डाउनलोड किया, ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगर ऑफलाइन तैयारी करनी है तो ऑफलाइन तैयारी करने तो अपना कोटा इंस्टीट्यूट है, आप कोटा आ सकते हो और वहां पर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद सर हम यूट्यूब पर क्लास है, तो बेटा यूट्यूब पर है अपना शिखर द लर्निंग ऐप, जो इस चैनल पर आप देख रहे हो, वहां आपको इसको सब्सक्राइब करना है। यहाँ देखो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, काफी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में, अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जो टॉपिक चाहो वो जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं आपको, जो कृषि प्रयोगशाला 2025 भर्ती जारी हो चुकी है, एग्जाम की जो डेट है वो भी आ गई है, संभावित पद है वो भी लगभग पता है, और आप इस जो फॉर्मेट में आपको दिख रहा है वो आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासें होगी, आपको नोट्स मिलेंगे, 30+ एक मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे, कंप्लीट ओल्ड पेपर आपको दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज भी होती रहेगी। तो ये बात थी बेटा कृषि प्रयोगशाला के उन विद्यार्थियों के लिए जो असमंजस में से कि तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, कितने पद होंगे, क्या क्या होगा, कौन सा सिलेबस है, कैसा पढ़ना ठीक रहेगा, और हमें बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से पूछे। तो सभी चीजें आपको मैंने बता दी। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद अपना नाम लिखवा देना, मैं आपको फ्री होकर कॉल कर लूंगा। नीचे स्क्रीन से आपको लिस्ट
चल रही है, प्लेट चल रही है, उस पर आप देख सकते हो, आपको वहां भी इसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट जो हमने बात की है कृषि। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको उस पर्सन के या उस आपके क्वेरीज के बारे में आपको जरूर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ओके बेटा, धन्यवाद।